हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आज कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि या सृष्टि? आप जानते हो ना, सृष्टि देशमुख आईएएस ऑफिसर हैं। हाँ, उनसे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सृष्टि नहीं, उन्होंने अपने पता है, जब उनसे उनका नाम पूछा था इंटरव्यू में तो उन्होंने सृष्टि बताया था, सृष्टि नहीं बताया था। ठीक है। तो देखो, पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं। तो देखो, हम कर रहे हैं क्लैट का प्रिपरेशन और आपने जो ये डिसीजन लिया है क्लैट का, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन आपका है। मतलब एक ये समझिए कि एक फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप उठाया है, आप ये सोचिए। और दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी तो 2 ही महीने बचे हैं, आपके पास ओनली 2 मंथ्स हैं। भाई क्लैट का आपका दिसंबर में आपकी डेट आई हुई है, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई इतने कम टाइम में, आपको ये टेंशन है कि इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपरेशन कर लेंगे। तो देखो, टाइम हमेशा स्टूडेंट को कैसे काउंट करना चाहिए, जो एक एस्पिरेंट है उसको कैसे काउंट करना चाहिए। आपको दिन नहीं गिनने हैं कि भाई आपके पास कितने डेज बचे हैं, कितने डेज रिमेनिंग है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको देखना है, देखो आप पढ़ते हो, आप देखते हो हम 1 घंटा पढ़ाई की, हमने 2 घंटा पढ़ाई की, आप ऐसे सोचते हो ना। आप ऐसे तो नहीं सोचते, ऐसे तो नहीं काउंट करते कि भाई हमने आज 1 डे पढ़ाई किया या 2 डेज हो गए, ऐसे तो नहीं सोचते ना। हमेशा आप ये सोचते हो भाई सुबह से हमने 2 घंटे पढ़ाई कर चुके हम या 4 घंटे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा ही सोचते हो। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास 2 महीने नहीं है, आपके पास तो लॉट ऑफ टाइम है। भाई 2 महीने में देखो, अगर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं और उस मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपके पास कितना टाइम हो गया? आप कितना टाइम, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई हमारे पास 2 महीने ओनली 2 मंथ्स हैं, फिर एग्जाम में, हाँ ये कैसे होगा? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं ना, आपके पास बहुत सारा टाइम। आप खुद से अच्छा काउंट करो। देखो, एक महीने में कितने, सॉरी, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। आप खुद से काउंट करो कि एक दिन में, 1 डे में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब इस 24 आवर्स में आपके पास कितनी मिनट्स होगी? आप खुद से काउंट कर लो। आपके पास इतनी मिनट है एक दिन में, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है? अब सोचो, इतनी मिनट में अगर आप 440, 440 आप छोड़ दो, 1000 मिनट भी अगर आप डेली पढ़ते हो तो कितना पढ़ लोगे 2 महीने में? 2 मंथ्स में आप कितनी प्रिपरेशन कर लोगे? तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है? इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। लीगल रीजनिंग की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स। आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको, बस उसको डिक्टो ऐसे ही तैयार कर लेना, आपको एग्जाम में एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, उससे अलग मिलेगा ही नहीं। सेम टू सेम वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ और जितना मैं बता रही हूँ आपको बस उतना करते रहो। ठीक है, हम अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम टॉर्ट पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले अभी 1 वीक ही हुआ है आपका, जो छूटा है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे बीच में, किसी भी दिन संडे वगैरह में कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, टॉर्ट टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट होता है हमारा सिविल रॉन्ग। ये हमारा होता है सिविल रॉन्ग। अब एक होता है, देखो, एक तो होता है हमारा सिविल मैटर और एक होता है हमारा क्रिमिनल। इतना तो आपको पता ही है। एक होता है हमारा क्रिमिनल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको फिर जब मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ चीज़ें तो वो आपको समझ में आ जाए। ऐसा ना लगे आपको कि आपको कभी ऐसा लगे हाँ ये हमारे साथ में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको महसूस ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। देखो, सिविल क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है, डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है, एक कॉमन सा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें पनिशमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपका पनिशमेंट नहीं होती है और इसमें आपका पनिशमेंट होती है। कॉमन सा ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो इंजरी होती है आपको, उसमें क्या होगा भाई, अगर पनिशमेंट नहीं होगी, सिविल में हम कह रहे हैं कि पनिशमेंट नहीं होगी। अब अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? तो इसमें पनिशमेंट नहीं होगी, इसमें आपको डैमेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, डैमेजेस मतलब हम कह सकते हैं कि आपको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, आपको कंपनसेट किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या रहता है, इसमें आपको पनिशमेंट मिलती है, साथ के साथ में आपको फाइन भी लगाया जाता है आप पे। अब आप कहोगे कि क्या हमें इसमें कंपनसेशन नहीं मिलता है, क्या हमें इसमें डैमेजेस नहीं मिलते हैं? तो कुछ देखो, जनरल रूल तो हमारा ये है कि क्रिमिनल लॉ में
जो हमारा क्रिमिनल लाइबिलिटी रहती है, जो हमारे क्रिमिनल मैटर रहते हैं, उसमें हमें पनिशमेंट दी जाती है, फाइन भी इम्पोज किया जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन देखें तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जैसे आपके रेप वगैरह के होते हैं, या फीमेल से रिलेटेड और बहुत सारे केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, ऐसे मामले में आपको कंपनसेशन भी दिया जाता है। ठीक है, उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में देखेंगे हम उसको। ठीक है, अभी हम टॉर्ट पढ़ रहे हैं, सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे, वरना फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सिविल मैटर में डैमेजेस दिए जाते हैं। और डैमेजेस देखो, एक वर्ड होता है आपका डैमेज और एक वर्ड होता है आपका डैमेजेस। ठीक, अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही हैं, डैमेज और डैमेजेस। ऐसी तो एक्स्ट्रा है इसमें तो नहीं, देखो डिफरेंस क्या है, पहले इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। डैमेज और डैमेजेस ये क्या है, दोनों एक ही तो वर्ड है, केवल एस का ही तो डिफरेंस है। हो सकता है कि ये इसका प्लूरल वर्ड हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसका प्लूरल वर्ड नहीं है। देखो डैमेज का मतलब होता है लॉस, डैमेज मीन्स लॉस, और डैमेजेस मीन्स ये होता है हमारा कंपनसेशन। ठीक है, ये डिफरेंस है और ये आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, एक छोटी सी बात, जैसे आपने कहा कि भाई आपका यूपी बोर्ड से है, आपका हिंदी मीडियम है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, आपने बताया आपका इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। देखो क्लैट के लिए ज़रूरी क्या है, कहते हैं कि भाई इंग्लिश मस्ट है, लेकिन आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी भी एग्जाम को देखो क्वालिफाई करने के लिए क्या ज़रूरी है, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप में लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करती है। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई हमारा तो इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, हम कैसे करेंगे, हमें रीडिंग प्रॉब्लम है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा स्पीड नहीं है पढ़ने में, तो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि भाई क्लैट के लिए स्पीड चाहिए, तो आपको देखो घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मतलब छोड़ दो, अगर आप यहाँ आ गए तो टेंशन तो आपको लेनी नहीं, बस ये सोच लो कि जो मैम बता रही हैं या जो दीदी बता रही हैं, हमें बस उतना उतना करते जाना है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, इसकी गारंटी मेरी, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। ठीक है, बस उतना करते जाओ जितना मैंने बताया है, जितना बताऊंगी आगे को। ठीक है, अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरा क्या होता है, टॉर्ट में क्या होता है, लाइबिलिटी डिसाइड की जाती है। टॉर्ट में लाइबिलिटी डिसाइड की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, इसमें लाइबिलिटी कहाँ से डिसाइड की जाती है, एक्ट और ओमिशन से, एक्ट और ओमिशन से। अब ये वर्ड क्या है भाई, एक्ट तो समझ में आता है कि भाई कोई फंक्शन कर दिया हमने, कोई एक्ट हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये ओमिशन क्या होता है, ओमिशन होता है जहां पर जो हमारी लीगल ड्यूटी होती है, हम उसको जानबूझकर वॉलेंटरली हम उसको वायलेट करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं कि भाई नहीं हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझा रही हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो जैसे वो होता है ना रेड लाइट, जैसे रेड लाइट पे आप जाते हो तो क्या रहता है कि कुछ जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, कुछ तो वहाँ खड़े रहते हैं, या जैसे कुछ नहीं होता है, मान लो कि खाली है, तो वो एक तरफ जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ जाके छाँव में खड़े हैं, वो भी बेचारे क्या करें गर्मी में धूप में, तो वो छाँव में जाके खड़े हो जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, अपना आराम से बैठे हैं, या कोई सो गया है, बैठ के नींद आ गई है, उसको आँख लग गई है, थक गया बेचारा धूप में खड़े खड़े। तो अब क्या हुआ, अचानक से कोई तेजी से बाइक लाया और उसका एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है, स्लिप बाइक हो जाती है। अब वहाँ पर जब वो खड़ा है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी क्या है, वहाँ पर खड़े होने की, भाई ड्यूटी है। अगर आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो आपको ये, आपने पहले सोच समझ लिया है कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपको दिन में खड़ा रहना पड़ेगा, धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, आपने सब तरीके से अपने को तैयार करके ही आपने उसको ज्वाइन किया है। तो इसलिए अब क्या हुआ, अब जैसे बाइक वाला जा रहा था, वहाँ स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको भी चोट लगी, दूसरे को भी चोट लगी। अब वहाँ पर क्या हुआ भाई, पुलिस वाले की क्या गलती, पुलिस वाले की क्या गलती, हम उसको क्या कहें। तो देखो पुलिस वाले की क्या गलती है, हम बात करें ओमिशन की, है ना। तो पुलिस वाले की क्या गलती है कि पुलिस वाले की ड्यूटी क्या है, वहाँ पर खड़े होना, खड़े होकर रेड लाइट पर खड़े होकर उसको कंट्रोल करना, है ना, देखा भाली करना।
यही तो उसकी ड्यूटी है। वहां पे वो नेग्लिजेंसी करता है। नेग्लिजेंसी क्या कर रहा है, वो अलग जाके बैठा है वहां जाके, जबकि वहां खाली था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां जाकर बैठा है। तो वहां उसने नेग्लिजेंसी की। अब वो जो उसने नेग्लिजेंटफुल जो एक्ट किया वो ओमिशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मतलब जानबूझकर वॉलेंटरली जो उसने अपने एक्ट को नहीं किया, जो उसने अपनी जो ड्यूटी उसकी है जो उसको वहां पर दी गई है उसको जानबूझकर उसने वॉलेंटरली उसने छोड़ा है, लीव किया है। ठीक है, तो वो हमारा ओमिशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई उसमें तो प्रॉब्लम बेसिस आते हैं क्वेश्चंस, मैम ये क्यों करा रही हैं। तो देखो, जब तक हमें कंसेप्ट पता नहीं होगा तो जो उसमें प्रिंसिपल लिखा हुआ आएगा आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। दूसरा, आपको प्रिंसिपल पता होगा, आपको लॉ पता होगा कि भाई इस प्रॉब्लम में हमारा लॉ क्या कहता है, तो आपको वो पढ़ने की नीड नहीं होगी, आप सीधा प्रॉब्लम पे जाएंगे। प्रॉब्लम भी आप देखोगे उसमें, अरे ये तो मैम ने बताया है, ये तो दीदी ने बताया, आप एज इट इज बस उसके क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे सीधा का सीधा, बिना आप लॉ को जाने, बिना प्रिंसिपल को समझे कि भाई इस बारे में हमारा लॉ क्या कहता है, आप प्रॉब्लम को शॉर्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो मैं ये कंसेप्ट आपको बता रही हूँ ये इसलिए जानना जरूरी है। एग्जाम्पल भी आएंगे हम। ठीक है, जैसे हमारी एक मैक्सिम होती है लॉ में, ओ बी जस इबी रेमेडियम। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या है, ये तो बड़ा अजीब सा है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा। घर में पढ़ेंगे अगर किसी के सामने तो ऐसा लगेगा जैसे दूसरे की राय से आगे पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो देखो, ये हमारी लैटिन मैक्सिम होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक कॉपी बनाना अलग, जो आपकी 10 रुपए वाली कॉपी होती है वो आप कॉपी बना लेना अलग, और उसमें जितने भी ये ऐसे टर्म आएंगे जिसमें आपको लगे कि ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या बोला जा रहा है, तो उसमें ये सभी के सभी टर्म आपको लिख लेने हैं और ये याद करने हैं। ये अलग से एग्जाम में आपके ये अलग से पूछे जाते हैं। भाई ये लिख के दे देंगे आपको, और आंसर में ऑप्शन में इसके 4 में इसका मीन्स दे देंगे कि इसका मीनिंग क्या है, वो आपको चेक करना होगा उसमें से। तो इसके लिए इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं करनी है, बस जितनी बताऊंगी उतनी ही करनी है, उतनी ही उनको साथ के साथ में लर्न भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए मोटी कॉपी नहीं बनाना, 10 रुपए वाली कॉपी लेना बस। ठीक है, आपको ये साथ के साथ ही लर्न करते चलना है, तो टिपिकल नहीं होगा। ठीक है, मैं सब करा दूंगी, बस उतना ही आपको करना है। ठीक, तो हम शुरुआत में ये मैक्सिमी, भाई इतना टिपिकल बता दिया शुरू में ही। तो देखो, सिविल लॉ की जो शुरुआत होती है बेसिकली वो इसी मैक्सिम से होती है, उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज ए राइट, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ये इसका मतलब होता है, ये इसका मीन्स है। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपको इंजरी होती है, किसकी इंजरी होती है, आपका जो लीगल राइट है उसका वायलेशन होता है, तो वहां पर आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। ये सिविल लॉ का रूल है, बिना इसके सिविल लॉ काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिविल लॉ का मतलब बेस है, बेस ही ये मैक्सिम है, इसलिए ये आपको याद रखनी है। अब हमने बात करा कि जहां पर आपका लीगल राइट का वायलेशन होता है तब आपको इंजरी होती है। ठीक है, और वहां पर अगर आपको इंजरी होगी तो आपको रेमेडी अवेलेबल कराई जाएगी। रेमेडी कैसे अवेलेबल कराई जाएगी, डैमेजेस के रूप में, अभी हमने जो बात की थी। ठीक है, दूसरी बात, जहां पर किसी का लीगल राइट होगा तो सेकंड पर्सन का लीगल ऑब्लिगेशन भी तो होगा। भाई एक पर्सन का अगर राइट है तो दूसरे पर्सन का क्या है, ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है। भाई देखो, आपको फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको रोड पर आपको चलने का राइट है, आपको ड्राइव करने का राइट है कि भाई आप रोड पर चल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, लेकिन वो राइट क्या है, उसके साथ में आपका ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट में ही चलना है, आप ड्राइव कर रहे हो तो एक जो स्पीड है उस स्पीड में ही आपको चलना है, ड्राइव करना है। ये आपकी क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। तो जहां लीगल आपका राइट है वहां लीगल ऑब्लिगेशन आपका साथ के साथ में रहता ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, लीगल राइट अगर उसका खत्म हो रहा है तो दूसरे पर्सन का क्या होगा, उसका लीगल ऑब्लिगेशन पे भी तो इफेक्ट होगा। भाई चलने का तुम्हारा राइट है, चलने को तुम्हें बोला जा रहा है कि भाई तुम सड़क पे चल सकते हो, तो ये भी तो है कि भाई तुम्हें लेफ्ट में ही चलना है। ये नहीं है कि तुम बीच सड़क में चलोगे, बीच रोड पे चलोगे, ये तो राइट नहीं है।
तो जहाँ तुम्हारा ये राइट है कि तुम्हें चलना है, तो ऑब्लिगेशन भी ये है कि तुम्हें लेफ्ट में चलना है। ठीक है, बोलते हैं ना कि अपने हाथ पे चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। हम खुद ही जब चलते हैं बीच सड़क पे तो नहीं चलते ना, बीच रोड पे तो नहीं चलते, बस वही है ये। इसमें यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे अभी हमने कहा लीगल राइट, तो टॉर्ट में हमेशा लीगल राइट की ही बात होती है। लीगल राइट मतलब हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा ये लीगल राइट है। ठीक है, तो ये इसको हम सिविल रॉन्ग भी बोलते हैं, सिविल रॉन्ग। ठीक है, और जो इसको करने वाला रहता है उसको हम बोलते हैं रॉन्ग डूअर। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग डूअर होता है। ठीक, अब सिविल रॉन्ग मतलब जिसको हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसको, जिसको गलत माना गया है या जिसकी लॉ में रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई अभी हमने कहा कि लीगल ऑब्लिगेशन, तो लीगल ऑब्लिगेशन के साथ में हमने बात करा लीगल राइट की। अब इसका फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगी भी, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे जो ये एग्जाम्पल है वो आपका लीगल राइट ऑब्लिगेशन से भी है, दूसरा जो ये हमने ये मैक्सिम लिखी है इससे भी है, और एक और बात, एक और मैक्सिम उससे जुड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, थोड़ा सा अभी फंस रहे हैं आपका इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आ जाएगा, उस एग्जाम्पल को आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। ठीक है, मान लो देखो जैसे कि आपका वोटिंग राइट है, आपका अभी वोट डाला नहीं डाला, चलो डाल दोगे एक आधी साल में, तो नेक्स्ट में या नेक्स्ट में तो आ ही जाएगा, मौका मिल ही जाएगा। तो देखो जैसे वोटिंग राइट होता है, ठीक, अब मान लो एक भाई साहब का वोटिंग राइट है, ठीक, अब वो वोट डालने गए, अब वहाँ क्या हुआ, होता है ना कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम मोबाइल नहीं ले जा सकते वहाँ पर, या कोई भी जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रहता है वो हम वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। तो अब वोट डालने गए तो उनको क्या हुआ, उनको दूसरे ने कहा भाई इसको वोट नहीं डालने देना है। क्यों भाई, ये हमें वोट नहीं देने का, बेचारा मोबाइल भी नहीं लेके गया था। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली पार्टी को पता था कि भाई ये हमें वोट नहीं देने वाला, ये दूसरे को वोट देगा। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई इसको वोट नहीं डालने देना है। ठीक है, अब जो दूसरे लोग थे उन्होंने कैसे भी करके उसका नाम वाम वहां से पर्ची वर्ची, उसकी वो स्लिप मिलती है वोट डालने के लिए बना के देते हैं, वो स्लिप गुम कर दी, उसकी मिल ही नहीं पा रही है उसको। अब क्या हुआ, वो वोट नहीं डाल पाया। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरा, गए थे बड़े स्टाइल मारते हुए मोबाइल लेके, उनको कहा कि भाई मोबाइल अंदर नहीं लेके जाना है। नहीं जी मैं तो लेके जाऊंगा। आप कैसे रोक दोगे कि नहीं भाई मोबाइल आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये रूल है कि आप वोटिंग करोगे जब, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जाना है। तो नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा होता है और उनको अलग बिठा दिया जाता है, वोट नहीं डालने दी जाती। ठीक है, तो जो दूसरी वाली सिचुएशन है उसमें तो वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद राइट का वायलेशन कर रहे हैं, खुद रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो इलेक्शन का रूल है, जो इलेक्शन का लॉ है, वो खुद उसको वायलेट कर रहे हैं, खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उनको कोई रेमेडी नहीं अवेलेबल होगी। लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन बताई कि वो पूरे कैपेबल हैं वोटिंग के लिए, सब चीज़ उनके पास है, अपना आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, उनकी स्लिप भी है, लेकिन वो जाते हैं तो उनकी स्लिप गुम हो जाती है, वहाँ उनका लिस्ट में नाम वगैरह नहीं होता, तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, वो भी दूसरे लोग उनको वोट डालने से रोक देते हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, होता है ऐसे। तो अब उनको क्या राइट है, क्या उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ? यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमारा जो वोटिंग राइट है, वोट डालने का जो राइट है, क्या वो लीगल राइट है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ये भी क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए नहीं आएगा, ये ऑप्शनल में आ जाता है कभी कभी, लेकिन हो सकता है कभी आपको दे दें, तो पता होना चाहिए। तो देखो वोटिंग राइट जो रहता है वो हमारा फंडामेंटल, एक ऑप्शन में देखो क्या क्या आता है, ऑप्शन में आता है कि जो आपका वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट आपका क्या है, या तो आपका फंडामेंटल राइट है, ये पढ़ेंगे हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, अभी हम इनकी डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे वरना आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नन ऑफ द अबव, ये आता है। तो इसमें देखो जो फंडामेंटल राइट तो हमारा है नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में बताऊंगी मैं आपको बाद में। दूसरा, अब अगर ऑप्शन में आपको ये मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी इन पे नहीं जाना है आपको, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरा समझाऊंगी। तो बात आती है कि लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है नहीं। अगर ऑप्शन में लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों हैं,
तो आपको मार्क करना चाहिए लीगल राइट पर। लेकिन अगर लीगल राइट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर आप मार्क करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, फंडामेंटल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिए हुए रहते हैं तो आंसर करते हैं हम लीगल राइट पर, वोटिंग राइट हमारा लीगल राइट है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे करते हैं। यहाँ मेरा इसको बताने का क्या, ये आपके तो मतलब बहुत ही रेयर है कि अगर बहुत ही टिपिकल वाला पेपर बना दिया कि ऑप्शन में दे दिया, नहीं पता चलता एग्जामिनर का क्या लिख दे, ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रख लेना है। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको एज इट इज मैं बोल के लिखा दूंगी आपको, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आपको जो ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं। तो मान लो जैसे ये अभी हमने कहा कि उसके वोट नहीं डालने दिया उसको, तो वोट नहीं डालने दिया का मतलब क्या हुआ कि उसके लीगल जो राइट है उसका वायलेशन हुआ। अब भाई वो क्या करे, जबकि ये हुआ कि जिसको उसको वोट देनी थी, जिस कैंडिडेट को उसको वोटिंग करनी थी, वो कैंडिडेट जीत भी गया, वो विनर डिक्लेयर हो गया। भाई अब इसके वोट देने ना देने से क्या इफेक्ट पड़ा, वो तो कैंडिडेट जीत गया ना। किसी नॉर्मल इंसान से अगर आप बताओगे भी कि भाई उसे वोट नहीं डालने दी, कि किसको जी उसको, लेकिन जीत गया ना, वो विनर तो है ना, वो विनर डिक्लेयर हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं डालने दी चलो छोड़ो, ऐसे कहेंगे। लेकिन आपने एक मूवी देखी हो साउथ की, मुझे नाम तो नहीं याद है उसका, उसमें हीरो है वो विजय करके हीरो है उसमें, वो है देखना, उसमें क्या रहता है, वो फॉरेन कंट्री से आता है वोट डालने, और वहाँ क्या रहता है, उसके नाम की वोट कोई और डाल देता है। होता है जो वो निचले लेवल के, जो लोअर लेवल में जो इलेक्शन होता है उनमें ऐसा हो जाता है, गाँव में जैसे होता है पंचायत वगैरह में। अब तो ऐसे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कर दिया उसमें भी, लेकिन पहले तो बहुत ही होता था, ठीक है, जो ये पार्षद वाला चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, मेंबर वाले जो गली वाला होता है ना, कॉलोनी वाला, उसमें बहुत होता था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, तो इसलिए अब ये चीज़ें नहीं होती। तो उस मूवी में यही है कि वो फॉरेन कंट्री से आता है अपना वोट डालने, अब उसका वोट कोई और डाल देता है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल करता है कि भाई मेरा लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, मैंने वोट नहीं दिया है, मुझे मेरे जो वोट डालने का राइट है उससे छीना गया है, ठीक है, तो आप उसको इलेक्शन को कैंसिल कराइए, मुझे अपना वोटिंग राइट यूज करना है। अब इलेक्शन कमीशन कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप अकेले के लिए तो नहीं करा सकते, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भाई हाँ हमें भी वोट नहीं डालने दिया गया, हमारा भी लीगल राइट जो है उसका वायलेशन किया गया है, उसको फॉरफिट किया गया है, तो इसलिए वो इतना मतलब ज़्यादा हो जाता है कि वो इलेक्शन री इलेक्शन हो जाता है। तो वो मैटर वही है, उनको नहीं पता हम टॉर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा अच्छा, आप मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बताऊंगे, उसको देखना, आपको देखना चाहिए। उसमें पूरा मतलब एक आप देखोगे ना तो पूरा आपको जो लीगल राइट है वो एकदम से समझ में आएगा कि वोटिंग राइट का हमारा कितनी पावर होती है, ठीक है। जैसे हमने प्रॉब्लम में कहा कि भाई लीगल राइट का वायलेशन हुआ, अब उसको वोट नहीं डालने दिया गया तो किसी को कोई लॉस नहीं है, लेकिन उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, वो इसके लिए कोर्ट जा सकता है, उसको डैमेजेस दिए जाएंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से एक मैक्सिम्स हमारी और निकलती है, एक मैक्सिम होती है हमारी इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है, ये मैक्सिम होती है। इसका मतलब क्या होता है, इंजरी विदाउट डैमेज, ठीक है, मतलब इंजरी तो हुई है लेकिन किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, उस पर्सन को भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो जो ये हमारा हमने अभी जो ये कहा कि उसको लीगल राइट का वायलेशन हुआ, किसी का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना, उसको भी कुछ डैमेजेस नहीं हो रहे हैं, भाई उसको भी तो कोई डैमेज नहीं हो रहा है ना, भाई वोट नहीं डालने दिया गया, जिसको जीतना था वो जीत गया, जो विनर डिक्लेयर होना था वो हो गया, अगर वो लॉस हो जाता उसको, वो हार जाता, लूजर हो जाता वो, तो फिर तो ये हो जाता भाई उसको डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, फिर भी उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम्पल मैंने बताया उससे वो एग्जाम्पल आपका इसमें भी आएगा और वो एग्जाम्पल आपका इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये भी बात आती है, एक क्वेश्चन माइंड में और आता है, भाई डैमेजेस प्रोवाइड कौन कराएगा, उसको डैमेजेस देगा कौन, क्या वो जो पुलिस ऑफिसर वहां पर बैठे थे क्या वो लोग देंगे, या फिर जिसने उसको रोका जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो लोग देंगे, कौन देगा उसको डैमेजेस, कौन प्रोवाइड कराएगा। तो देखो यहां पर ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो डैमेजेस जो क्लेम करेगा तो वो स्टेट से करेगा, ठीक है, स्टेट उसको डैमेजेस प्रोवाइड कराएगी। अब डैमेजेस कैसे डिसाइड किया जाएगा, डैमेजेस कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो देखो डैमेजेस की अगर हम बात करें, पहले यहां थोड़ा सा डैमेजेस को देख लेते हैं। डैमेजेस की अगर हम बात करें तो डैमेजेस दो होते हैं,
एक तो होता है आपका अनलिक्विडेटेड और एक होता है आपका लिक्विडेटेड। जो हमारा टॉर्ट है, टॉर्ट हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, ठीक, और जो सॉरी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, ठीक है। ये ध्यान, कुछ केसेस उसमें ऐसे भी हैं जिसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी आता है, लेकिन टॉर्ट जो है वो पूरा का पूरा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, अब ये भी सवाल आ गया होगा कि भाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ये होता है हमारा जिसमें कि हम जो डैमेजेस की क्वांटिटी है उसको हम डिसाइड ना कर पाएं, और लिक्विडेटेड ये रहता है जिसको हम डिसाइड कर सकें। जैसे कि भाई अगर तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, तो आपको 1000 आप पर फाइन लगेगा, चालान हो जाएगा आपका 1000 का। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लिक्विडेटेड, ठीक है, ये आपका लिक्विडेटेड हो गया, क्योंकि यहां पर ये पूरा आपका डिसाइड कर दिया है कि आपको इतना पे करना है, इतना आप पर फाइन लगेगा। जहां पर आपको क्वांटिटी बता दी जाए वहां पर वो लिक्विडेटेड होता है। जैसे 500 फाइन लगेगा या 1000 का आपका चालान होगा, तो ये क्या यहाँ पे पता चल रहा है, आपको क्लियरली मेंशन किया है आपके सामने, जो एक यूनिट है वो पूरा आपको बता दिया है कि भाई इतना होगा। तो जहां पर आपको क्लियरली सामने पता चल रहा है तो वो हो गया आपका लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड क्या होता है, जहां पर कुछ जो उसकी लिमिट है वो डिसाइड ही ना हो। अब भाई वोटिंग राइट उसका वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है वोटिंग राइट का, तो क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, उसे क्या दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं पता ना भाई कितने, अगर उसे हम पैसे दें, मनी दें या अमाउंट दें, तो क्या दिया जाएगा, क्या डैमेजेस दिए जाएंगे। तो जो ये हमें जो एक उलझन वाला जो सवाल हो गया ना कि भाई पैसे दिए जाएंगे क्या उसको, या कुछ और दिया जाएगा, या उसको दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी, तो ये वाला जो उलझन वाला है जिसमें हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कितना उसको डैमेजेस दिया जाए, क्या दिया जाए, तो ये होता है हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। समझ में आ गया होगा अब तो। ये हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है जहां पर नहीं पता चलता कि हमें कितना अमाउंट उसको कंपनसेशन में देना है, कोई उसका लिमिट है ही नहीं, कम देना है, ज्यादा देना है, या किस वे में देना है ये भी नहीं पता है। ये हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। ये जो टॉर्ट में हमारा होता है वो हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की ही बात करते हैं। यहां तक बताओ, यहां तक चीजें समझ में आई या कुछ आपका भी डाउट बच रहा है, क्लियर। हाँ नहीं, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बोल के लिखा दूंगी या मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, जैसा बोलो, ठीक है। व्हाट्सअप कर दूंगी, उसको एज इट इज लिख लेना, या बोल दूंगी सभी का लिख जाएगा, या ग्रुप, चलो ग्रुप में कर दूंगी, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, या इसमें अभी भी कोई सवाल है। इसमें अगर आपका कोई भी अगर अभी कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे बताओ। एक और एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको भी आपको एज इट इज याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि देखो, जैसे कोई ऑफिसर है या कोई मिनिस्टर वगैरह है, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, अब उसको उस टाइम पर उसकी ड्यूटी को फॉलो करने से रोक दिया गया, ओमिट कर दिया गया, तो वहां पर भी उसके लीगल राइट का वायलेशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो जैसे एक एमएलए साहब हैं, वो अपनी मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, जहां उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ एमओयू वगैरह पर सिग्नेचर वगैरह उनको करने हैं, ठीक है, या कुछ और मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड होने वाला है और उनकी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक तो सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई वो नॉर्मली जैसे जाते हैं ऐसे वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ उनको मीटिंग वगैरह ज्वाइन करनी है, या ऑफिस टाइम पे है, वो उनको वहाँ पर जा रहे हैं। अब इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें आपसे इंक्वायरी करनी है। ये रास्ते में जैसे ही वो जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया कि भाई हमें एमएलए साहब आप बाद में जाना, हमें पहले आपसे इंक्वायरी करनी है, आप बाद में चाहिए। एमएलए साहब ने उनको बताया कि भाई देखो, मेरा इस टाइम ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ, बाद में आपसे मिलूंगा तो तब आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा, ठीक है। लेकिन
पुलिस वाले हैं भैया, जिद पर अड़ जाते हैं। नहीं जी, पहले आपसे इंक्वायरी होगी, उसके बाद में आप जाएंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ जो इंक्वायरी वर्ड बोला है ना, वो केवल आपको समझाने के लिए बोला है। इंक्वायरी कभी भी पुलिस नहीं करती है लॉ में, लेकिन मैंने यहाँ आपको बोल दिया है कि आपको ताकि समझ में आ जाए। पुलिस हमेशा क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, पुलिस कभी भी इंक्वायरी नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। इंक्वायरी हमेशा कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। ये इंक्वायरी कौन करता है? हमेशा मजिस्ट्रेट। और ये जो रहता है ये करती है हमारी पुलिस। ठीक है, तो पुलिस ने कहा कि भाई हमें आपसे अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। पूछताछ जो रहती है, पूछताछ वो नॉर्मली भी करेंगे ना, तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन ही बोला जाता है। पुलिस कभी भी इंक्वायरी नहीं करती है, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, लॉ वाला पर्सन इंक्वायरी बोल रहा है अगर, तो उसका मतलब या तो उसको पता नहीं है, या जो भी है, जैसे मैंने अभी बोल दिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे पता है आपको समझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं समझ में आता। किसी से अगर नॉर्मली भी स्टेशन बुला के पूछताछ अगर की जाती है तो वो इन्वेस्टिगेट ही होता है, इंक्वायरी नहीं होता है। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें आपका इन्वेस्टिगेशन करना है, आपसे अभी करना है, आप बाद में ऑफिस जाइए, बाद में मीटिंग अटेंड करिए। अब उनको एमएलए साहब को रोक लिया, अब उनको वहां बिठा के रखा, उनसे पूछताछ होती रही, इन्वेस्टिगेशन होता रहा। अब क्या हुआ, वो उनका जो मीटिंग में जाना था वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी उनका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। एमएलए साहब भैया बुरा मान गए कि भाई मुझे इन्होंने ऑफिस नहीं जाने दिया, मुझे वहां पर सिग्नेचर करने थे, मीटिंग होनी थी, उसमें अपना ओपिनियन रखना था। अब वो ऐसे ही हो गया, या नेक्स्ट डे डिसाइड हो गई, डिले हो गया, वो इस वजह से कोर्ट पहुंच गए। अब यहाँ बताओ उनको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? उनको क्या डैमेज हुआ? कुछ डैमेज हुआ उनको? भाई हाँ, सही बात है आपकी कि भाई वो मीटिंग में नहीं जाने दिया उनको, तो उनका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। ठीक है, उनका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो अब वो लीगल राइट के वायलेशन में जो वो कोर्ट जा रहे हैं कि भाई मुझे डैमेज हो गया है, मुझे मीटिंग में टाइम पर नहीं पहुंचने दिया गया, मैंने जबकि कहा था कि मैं बाद में आपको कोऑपरेट करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरी मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया गया, तो ये मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ, मुझे डैमेज हुआ है और मुझे डैमेजेस चाहिए। किसके अगेंस्ट? पुलिस के अगेंस्ट। तो यहां पर क्या उसी थाने की जो पुलिस स्टेशन है उनसे लिया जाएगा? वो कंपनसेशन देंगे? तो नहीं। देखो, पुलिस जो आती है, पुलिस आती है स्टेट के, पुलिस स्टेट के अंडर आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस का जो एक्ट होता है वो स्टेट का एक्ट माना जाता है। ठीक है, अब आपने इसका एग्जांपल दे रही हूं आपको, जैसे कहीं पर दंगा होता है। ठीक है, अब जो दंगा होता है वो, तो अब वहां क्या हो गया, अफरे जैसे हुआ, तो अब जो पब्लिक रहती है किससे कंपनसेशन मांगते हैं? मान लो दुकान में आग लगा दी है, बहुत ज्यादा हो गया, किसी का कुछ सामान चोरी हो गया, बस में आग लगा दी है, या किसी की दुकान में चोरी हो गई है, आग लगा दी है दंगे में, तो वो किससे कंपनसेशन मांगते हैं? वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई हमें मुआवजा चाहिए, हमारी जो शॉप में आग लगाई है दंगाइयों ने, तो इसका हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें डैमेज हुआ है। पुलिस को नहीं कहते, या पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ठीक है, उससे किसी का हाथ पैर टूटा है, किसी का कुछ और नुकसान हुआ है, तो वो किससे मांगते हैं? स्टेट से मांगते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई हाँ टॉर्ट में हमें इसका रिलीफ मिलता है, वो टॉर्ट को नहीं जानते, बस उनको पता है कि भाई हाँ योगी जी देंगे। ठीक है, तो वो उन्हीं से कहते हैं रोड जाम कर देंगे, रोड पे जैम कर देते हैं, बोलते हैं भाई हमारी सरकार हमें ये मांग हमारी पूरी करे, ये डिमांड है हमारी, जितना भी हमें मान लो नुकसान हुआ उसकी सबकी भरपाई हमें स्टेट करेगी, योगी जी करेंगे, मुआवजा दें। एक्सीडेंट किसी का हो गया, योगी जी मुआवजा दें। भाई क्यों? तो वहां पर क्यों? क्योंकि जो वो लाइबिलिटी बन रही है वो स्टेट की लाइबिलिटी बनती है। वहां जो वो पर्सन है काम करने वाला वो स्टेट के अंडर आ रहा है, इसलिए वो स्टेट से मांगते हैं। तो बात यहाँ पर जैसे एमएलए साहब का था कि भाई एमएलए साहब को डैमेजेस कौन देगा? तो वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो नहीं देंगे, वो स्टेट से क्लेम करेंगे। जो पार्टी उसमें होगी वो स्टेट होगी कि भाई हमें स्टेट से कंपनसेशन दिलाया जाए। पूरा स्टेट का आगे है, स्टेट लाइबिलिटी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ आप इतना समझ लो, क्योंकि यहाँ अगर मैंने उसको बताना शुरू किया तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए बस अभी यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल एज इट इज याद रखना है आपको, एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे। इन एग्जाम्पल से जो भी मैं बताऊंगी इनसे अलग आपको एक एग्जाम्पल नहीं करना है, एक भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो एमएलए साहब है वो स्टेट से कहेंगे कि भाई हमें डैमेजेस चाहिए, मुझे डैमेज हुआ है। डैमेजेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, अब उन्हें स्टेट से डैमेजेस के लिए
सूट फाइल करेंगे और उनको डैमेजेस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रिवाइज करना है। टोटल जितना भी बताया है, जो भी एग्जाम्पल बताए हैं, वो आपको एज इट इज याद रखने हैं, लर्न करने हैं एज इट इज। ठीक है, दूसरा इसमें से जो ये जैसे मैंने अभी 2 मैक्सिम्स आपको बताई हैं, ये आपको लर्न करनी है, एक छोटी कॉपी बनानी है आपको। ठीक है, और उनमें जितनी भी मैक्सिम्स मैं बताऊंगी आपको, वो उसमें आपको राइट डाउन करते जाना है और उनको टाइम टू टाइम ऐसे ही जैसे मैं सेम डे बताऊंगी, सेम डे ही आपने उनको लर्न कर लेना है। ठीक है, बस इतना करते चलिए, कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत दिन है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप क्वालिफाई एग्जाम कर लेंगे, बस रिलैक्स रहो। ठीक है, रिलैक्स जब तक रहोगे तो तब तक सब अच्छा चलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना बताया उतना कर लेना, रिवाइज कर लेना। कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मैसेज करिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जैसे ही मैं देखूंगी रिप्लाई कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।